हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जितने भी साथी डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी के एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत कम है। बहुत कम का मतलब एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का टाइम है। मई में हो सकता है कि ज़्यादातर संभावना है कि मई के स्टार्टिंग वीक में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लगभग अब 2 महीने से कम का टाइम बचा है। तो आप सभी साथी जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग अब सीरियस हो जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आप लोग देख ही रहे होंगे कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कितना ख़राब आया है। तो अब बैक ना लगने पाए, कम से कम अभी से आप लोग जागरूक हो जाइए। तो उसी क्रम में साथियों, मैं फोर्थ सेमेस्टर की मैथ शायद 1-2 चैप्टर में पढ़ा भी चुका हूँ। तो उसी के आगे मैं अब जारी करूँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम बीत नहीं जाएगा तब तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। तो साथियों, आज उसी क्रम में हम सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति शुरू करते हैं और कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति आपको पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे। तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें आप लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति होती क्या है। ठीक साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और फेयर बना के ही पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। मतलब एक कॉपी ले लीजिएगा, रफ़ कॉपी, उसी पे पढ़ लीजिएगा। 2 ही महीने तो पढ़ना है, ठीक। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कम से कम 2 या 3 नंबर का आता है। 25 में 2 या 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से डीपली पढ़ना है, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, नाम तो है त्रिकोणमिति, इंग्लिश नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है, ये 2 शब्दों त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। साथियों, त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण और मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब होता है मापन, मापना मतलब, ठीक। तो अगर मैं त्रिकोणमिति को डिफाइन करूं तो आप यहाँ से देखेंगे कि 3 कोणों के मापन को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। 3 कोणों के मापन को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो इसकी डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं। अर्थात 3 कोणों के मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक साथियों। तो ये तो रहा त्रिकोणमिति की डिफिनीशन कि मतलब 3 कोण रहेंगे, उन्हीं तीनों कोणों को आपको मापना है। अच्छा, आप लोग अब ये चीज़ ज्ञात होगी आपको कि ये 3 कोण हमें मिलते कहाँ हैं। 3 कोण हमें मिलते कहाँ हैं। देखिए, 3 कोण मिलते हैं साथियों हमें त्रिभुज में। किसमें, त्रिभुज में। 3 कोण मिलते हैं हमें त्रिभुज में। जैसे मैं त्रिभुज बनाना चाहूँ आपके सामने, एक त्रिभुज मैं ये बना दिया, ठीक। एक त्रिभुज मैं ये बना दिया और एक त्रिभुज मैं ये बना दिया, ठीक। तो आप देख रहे होंगे साथियों कि त्रिभुज जो होता है इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण भी होते हैं, ठीक। तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, देखिए त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और चौथा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए,
3 कोण होते हैं, सब में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, 3 भुजा 3 कोण। ठीक है, देखिए ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान हमेशा 90 डिग्री से क्या हो, कम, यानी 0 से 90 अंश के बीच में हो, 0 से लेके 90 अंश के बीच में हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोणों का मान 0 से 90 अंश के बीच में हो, या ये कह लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोणों, तीनों कोणों का मान 90 अंश से क्या हो, कम हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, ये तो हो गया न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है आपका साथियों समकोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान, यहाँ क्या था, तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम होना चाहिए, यहाँ ये है कि ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश हो, क्या हो, 90 अंश हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अच्छा आप लोगों को एक चीज़ ज्ञात होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो अगर ये 90 अंश अकेले हो गया तो इसका मतलब ये जो दोनों कोण बचेंगे इनका योग क्या होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि अगर इनका योग यानी इनका योगफल अगर 90 अंश नहीं होगा तो कैसे 180 आप कर पाएंगे, तो 90 ये और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 इनको आना चाहिए, तो 90 हो जाता है आपका 180। तो कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है, इसको कहीं लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज पे कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें भी कि ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान 90 अंश से क्या हो, अधिक हो, ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश से क्या हो, अधिक हो। जैसे इसका मान मान लीजिए 120 हो जाए, जैसे मैं यहीं कह दूं कि इसका मान 120 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अच्छा, जैसे यहाँ मैं कह दूंगा आपको कि ये मान लीजिए ये 70 है और ये 50 है और ये 60 अंश है। ठीक, तो हो गया 180। ये मान लीजिए 90 है तो ये हम कह दे रहे हैं ये 60 है और ये 30 है। ठीक, ये 120 है तो हम ये कह दें कि ये मान लीजिए, ये मान लीजिए 20 है और ये 40 है। ठीक, देखिए तीनों कोणों का योगफल अगर आप जोड़ेंगे तो हमेशा 180 होना चाहिए, लेकिन परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए मैं शुरू से समझा दे रहा हूँ कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति जो होता है साथियों वो दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण धन मिति से। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण और मिति का मतलब होता है मापन, अर्थात 3 कोणों के मापन को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोण मिति कहते हैं। ठीक, अब रही बात 3 कोण मिलते कहाँ हैं, तो 3 कोण साथियों मिलते हैं आपको त्रिभुज में। कहाँ मिलते हैं, त्रिभुज में। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोणों का मान हमने बताया 0 से लेकर 90 अंश के बीच में होने चाहिए। देखिए 90 अंश से कम है नहीं सबका मान, तो इसको हम क्या कह देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान 90 अंश हो जाए। तो देखिए इसका मान 90 अंश है तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक, अगला है बेटा आपका अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश से क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, और थोड़ा सा जानकारी ये भी रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर आप करेंगे तो 180 अंश होता है। ये आगे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए अगर त्रिभुज चैप्टर है आगे उसमें देख लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा साथियों, एक बात मैं बता दूं, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में न तो इसको पढ़ना है न तो इसको पढ़ना है, हम लोग केवल बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। आपके ट्रिग्नोमेट्री में इसी त्रिभुज के इर्द गिर्द सारी बातें रहने वाली हैं, यही हमें पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है,
तो आप लोग अच्छे से फेयर कॉपी बना लीजिए, जितनी भी परिभाषा बताए हैं सब लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ठीक साथियों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। हमने आपको बता दिया कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, और हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही सब कुछ पढ़ना है। तो सभी लोग अगला हेडिंग डालेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को बेटा इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, समकोण त्रिभुज हमने अभी आपको बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश हो। जिसके एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ये, अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ, मैं दे दूँ ये त्रिभुज ABC है, तो यहाँ देखो, अगर बेटा कहीं अगर 90 अंश लिखा है तब भी, और अगर इस प्रकार से कहीं बना है तब भी आप मान लेना कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज 90 अंश। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज बेटा जो 90 अंश के सामने, देखिए 3 भुजा होती हैं त्रिभुज में, 3 भुजा और 3 कोण। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, कहाँ, 90 अंश के सामने की भुजा, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक। और नीचे जो होता है बेटा, ये होता है आपका आधार। नीचे होता है आपका आधार यानी बेस, और ये जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं समकोण। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। जो नीचे होता है ये आधार होता है, और जो खड़ी वाली होती है इसको हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो साथियों, एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ हुए जिनका नाम था पाइथागोरस, या पाइथागोरियन थ्योरम जिसे कहते हैं, उनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने अपने ही नाम पे एक प्रमेय दिया जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संबंध के बारे में बताया कि इन तीनों भुजाओं में क्या क्या संबंध है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने अपने नाम पे ही इस प्रमेय को दिया। प्रमेय उन्होंने ये बताया कि जो ये समकोण त्रिभुज होते हैं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में उन्होंने संबंध बताया है कि कर्ण, आधार और लंब में क्या संबंध है। तो बेटा उन्होंने ये बताया था कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर। इन्होंने ये बताया कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके तीनों भुजाओं में ये संबंध होता है। कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को आपको हर हाल में रटना है। ठीक है ना। कहाँ लगता है ये फार्मूला, समकोण त्रिभुज में। कौन दिया, पाइथागोरस ने दिया था। अपने इसी नाम पे इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय कह दिया था। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इधर समझ लेते हैं एक बार। 90 अंश के जो सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण। नीचे जो होता है वो आधार। जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको कहते हैं लंब। ठीक। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, ये आधार और ये लंब आपस में बदलते हैं। कब बदलते हैं, अगर मैं ये इस कोण के सापेक्ष की बात करूँगा। इस कोण के सापेक्ष का मतलब, अगर मैं ये वाला कोण ले रहा हूँ, मान लीजिए ये कोण हमारा क्या है, थीटा। ये कोण क्या है हमारा, थीटा।
तो जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वही क्या होती है, लंब होती है। यही क्या होती है, लंब। ठीक, तो ये तो कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो बचेगा वो क्या होगा, आधार। थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, लंब, और 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। अगर मैं यहीं ऐसे बना दूं, त्रिभुज को यहीं बना दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं हम, देखिए ये 90 अंश, तो ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इस समकोण त्रिभुज ABC में मैं कह दूं कि मुझे ये वाला कोण लेना है, ये वाला, ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, 90 अंश की जो सामने होता है ये तो हमेशा कर्ण होता है, ये हमेशा क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस होता है। लेकिन जिस कोण को हमें लेना है, अभी आप लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसी मैं बात कर रहा हूँ, किस कोण को लेने की। देखिए, क्योंकि हमें कोण के सापेक्ष ही भुजाओं का रेशियो निकालना होता है, तो हमें कौन सा कोण लेना होगा, चाहे ये कोण लेंगे चाहे ये वाला कोण लेंगे। तो जिस कोण को हम लेंगे, यहाँ वाले को लेंगे तो इसके सामने लंब, यहाँ वाले को लेंगे तो इसके सामने लंब, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बेटा आधार। ये क्या हो जाएगा आपका, आधार। तो देखिए, अब तक ये लंब था, अब ये आधार हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो कोण होता है, कोण के सामने लंब होता है, तो यहाँ भी कोण के सामने क्या हो गया, लंब, जो बचा आधार। ठीक, तो इस बात को आप लोग लिख भी लेंगे, नोट करके लिख लीजिए। अच्छा, नोट करके लिख लीजिए बेटा। क्या लिखेंगे कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होती है, या कर्ण कहलाती है। ये हुआ। दूसरा इसी में लिख लेंगे एरो लगा के कि कोण के सामने जो होता है वो लंब होता है। कोण के सामने मतलब जिस कोण को लेना है, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और बाकी जो बचेगा वो आधार होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई आपको। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में उन्होंने संबंध बताया। संबंध क्या बताया, उन्होंने कहा कि कर्ण का अगर आप स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा इस वाले भुजा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस वाले फार्मूले को हर हाल में रख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रमेय है। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे देखते हैं, अच्छे से सब लोग लिख लीजिएगा। ठीक साथियों, तो हमने जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा, थ्योरम पढ़ा, उस पर अब हम लोग 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को आया कि नहीं आया। ठीक है, देखिए आपको दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको लंब की जो लंबाई दी है वो 3 सेंटीमीटर दी है, और आधार दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। आपको कर्ण की लंबाई बताना है, कर्ण की लंबाई क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज आपका है समकोण। ठीक है, तो देखिए लंब, आधार और कर्ण, तो लंब, आधार और कर्ण में एक ही संबंध है, वो क्या है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। एक हम बता दे रहे हैं आपको, इसके बाद 2 3 आपको दे रहे हैं, आप करिए। देखिए समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, यहाँ होता है आपका 90 अंश। ठीक है, 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण। अच्छा, अगर आपको कोण के सापेक्ष कुछ न दिया हो तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो नीचे आधार होता है तो इसको आधार ही मान लेते हैं नीचे। ठीक, इसको लंब मान लेते हैं। देखिए आपको जो लंब दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, आधार आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, आपको कर्ण निकालना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। फार्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन
आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, अब हमें कर्ण का मान निकालना है और इन दोनों का मान दिया है, तो इस वैल्यू को यहाँ हम लोग रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हुआ आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है आपका साथियों 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए स्क्वायर आप लोगों को हमने पहले ही बता रखा है कि स्क्वायर 30 तक हर हाल में याद कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो ये हुआ बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमें चाहिए कर्ण का मान और हमें पता किसका हो गया कर्ण के स्क्वायर का मान, तो हमें कर्ण का स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए कर्ण का मान चाहिए ना। तो आपको एक चीज़ ज्ञात होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ इधर स्क्वायर में है तो आप अगर इसको हटाओगे उधर लेके जाओगे तो इधर वाली जो संख्या होती है वो रूट में हो जाती है। ये कैसे होती है इसकी चर्चा कर लेंगे कभी। देखिए ये बेटा अगर हम यहाँ से कर्ण बराबर निकालना चाहेंगे तो इधर से स्क्वायर हमें उधर भेजना होगा, इस स्क्वायर को हमें इधर भेजना होगा। तो जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो इधर वाले मान को ये रूट में कर देगा। किस में कर देगा रूट में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, इसके भी नियम होते हैं, कैसे होता है उसको कभी चर्चा कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये आ गया रूट का 25। क्या आ गया रूट का 25। अब अगर आप लोग चाहें तो कर्ण बराबर, देखिए ये तो अच्छा इस 25 को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। और अगर रूट में कोई चीज़ 2 बार गुणा हो रही है, अगर उसका जोड़ा बन रहा है तो वो बाहर निकल के एक बार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक साथियों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिखिए और करिए और समझिए। न समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके फिर समझिए। ठीक है, बाकी अभी हम 2-3-4 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन पहले आप लोग रोक के वीडियो अपने मन से करने का प्रयास करिए, इसके बाद फिर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आपसे कह रहा है बेटा कि किसी समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो है 8 सेंटीमीटर, जो आधार है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश होता है। 90 अंश के सामने क्या होता है कर्ण होता है, ये क्या होता है लंब होता है और ये होता है आपका आधार। ठीक है, देखिए लंब आपको दिया है बेटा 8 सेंटीमीटर का, आधार दिया है आपको 15 सेंटीमीटर का। आपसे कर्ण की लंबाई पूछ रही है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि लंब आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है। संबंध क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। वैल्यू पुट किया जाए तो कर्ण का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हुआ लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है आपको 8, तो ये हो जाएगा बेटा 8 का स्क्वायर। ठीक, धन आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 8 का वर्ग 64 ना, अगला 15 का वर्ग करेंगे तो 225। ठीक,
ये हुआ बेटा आपका कर्ण का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे आप, तो ऐड कैसे करेंगे, 5 4 9 और ये 2 और 6 8 और ये 289। ठीक, अब हमने आपको बताया कि हमें मान चाहिए कर्ण का, और मान आ किसका गया, कर्ण के स्क्वायर का। तो स्क्वायर जो ये वर्ग है इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो हमने अभी आपको बताया कि जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर वाले वैल्यू को रूट में कर देता है। तो ये हो गया 289, और 289 अगर आपको देखेंगे तो ये है 17 का वर्ग, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 17 गुणे 17। ठीक, तो देखो ये जो वर्ग वाली जितनी भी संख्याएं होती है बेटा, इनको बोला जाता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए इस वैल्यू को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणे 17, और अभी हमने बताया कि रूट में अगर एक पेयर बन गया किसी नंबर का, किसी संख्या का, तो वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से कर्ण बराबर बेटा आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण है जो आपका 10 सेंटीमीटर है, लंब है 6 सेंटीमीटर, आपको बताना है आधार की लंबाई। ठीक है, तो कोई नहीं, पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने कर्ण, इसको क्या कहते हैं, लंब, और नीचे आधार। आपको दिया क्या है, इस बार आपको कर्ण दे रखा है, तो कर्ण का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, लंब दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, आधार आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कर्ण लंब आधार तीनों में एक ही संबंध होता है। क्या होता है संबंध, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दिया जाए। देखिए कर्ण का मान दिया है आपको 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस आधार इस बार निकालना है आपको, इस बार आधार निकालना है। तो कोई नहीं, देख लेंगे। देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 बराबर 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, प्लस ये हुआ आपका आधार का स्क्वायर। देखिए अगर बेटा आपको समीकरण सॉल्व करने के बारे में थोड़ी भी नॉलेज होगी, तो समीकरण जो होता है, समीकरण में एक तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के उधर होता है राइट हैंड साइड। मतलब जो आपके बाएं हाथ की तरफ होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो आपके दाहिने हाथ की तरफ होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा देखिए, अगर कोई वैल्यू अगर बराबर के इधर या इधर प्लस में है, तो उसको अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, मतलब इधर से इधर लेके जाएंगे या इधर से इधर लेके आएंगे। अगर इधर प्लस में तो इधर माइनस में, अगर इधर प्लस में तो इधर माइनस में। ठीक, उसी तरह अगर माइनस में है तो क्या हो जाता है, प्लस। अगर इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस, इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस। ठीक, अगर गुणा है तो किस में जाता है, भाग में। अगर इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, अगर इधर भाग में है तो इधर आएगा गुणा में। ठीक, अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में, अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में, मतलब किधर भी लेके जाएंगे वो बदल जाता है। उसी तरह भाग जो है, भाग चेंज हो जाता है गुणा में। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो बेटा देखिए बराबर के इधर हमें चाहिए आधार स्क्वायर, तो यानी इस 36 को हमें इधर लेके आना होगा। तो 36 इधर देखिए प्लस में, अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस में है, तो 100 तो आपको ऑलरेडी प्लस में है। बराबर के इधर जब 36 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 36, उधर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब 100 से 36 हम घटा देंगे, 100 से 36 आप घटाओगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 64। ठीक, 64, और ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। फिर वही बात,
हमें चाहिए आधार, न कि आधार स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर कर देंगे, और जब स्क्वायर इधर आएगा तो इस वाले वैल्यू को क्या कर देगा, रूट में कर देगा, बराबर आधार। अब देखिए ये जो 64 है ये 8 का क्या है, वर्ग है। यानी इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8। और अगर रूट में कोई संख्या 2 बार हो गई, यानी इस 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 गुणे 8 बराबर आधार। तो ये बाहर निकलेगा तो एक बार हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 8 बराबर आधार। तो आधार का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 बराबर आधार कहिए चाहे आधार बराबर 8 कहिए, तो मान आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सारे मान सेंटीमीटर में है ना, तो लास्ट में आपको लिखना होगा कि इसका मात्रक क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया गया आज समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए इस वजह से अब यहीं पे हम लोग इसको छोड़ते हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। लेकिन याद रहे साथियों कि इसको अच्छे से आप पढ़िएगा और नोट्स बना के पढ़िएगा, ठीक है ना, और आपको मज़ा आएगा पढ़ के। तो इसके आगे हम लोग इसमें क्या कॉन्सेप्ट है इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो बना के 1-2 बार रिवाइज करिएगा, और चीज़ें अगर न समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि जब हम अगला वीडियो बनाओ तो उस वीडियो को बनाने से पहले आपका जो क्वेरी होगा, जो डाउट होगा, तो उसको हम लोग बता लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अब यहीं आप लोगों से अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। बाय बाय।